हाय फ्रेंड, पुनः आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल विनेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अभी काफ़ी दिनों से वीडियो हम लोग नहीं अपलोड कर पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू था। तो अब से प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो आती रहेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ज्वालामुखी वोल्केनो क्या होता है। देखिए, ज्वालामुखी पढ़ने से पहले हम लोग एक नेचुरली या कुछ एग्जाम्पल अपने वातावरण या परिवेश को जोड़ते हुए देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगी। जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, कुकर में खाना पकाते हैं। सेम प्रोसेस ज्वालामुखी का ही होता है। जैसे हमने कुकर में दाल चावल या कुछ भी रखकर उसे ताप देना मीन्स हीट करना स्टार्ट किया, तो एक समयांतराल के बाद क्या होता है कि उस कुकर के अंदर ताप बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो उसमें कुछ गैस का निर्माण होगा। गैस का निर्माण होगा तो गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो एक निश्चित समय के बाद उस कुकर में सीटी उठ जाती है और गैस जो दबाव होता है वो गैस के माध्यम से कम हो जाता है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। सेम प्रोसेस यही है कि ज्वालामुखी को यदि हम समझें तो ज्वालामुखी मीन्स ज्वाला का मतलब होता है आग और मुखी का मतलब होता है मुंह। मीन्स ऐसा मुंह जिसमें आग उत्पन्न हो, वो होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का तात्पर्य ज्वाला निकालने वाले मुख से है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत क्रस्ट मीन्स भूपटल के नीचे रेडियोधर्मी पदार्थ के विखंडन से मैग्मा का निर्माण हो रहा है, जो आंतरिक भागों में उच्च दाब स्थापित करता है एवं संपूर्ण चट्टानों को तोड़ता हुआ उद्गार के रूप में बाहर आता है। इससे आंतरिक भागों का उच्च दाब कम हो जाता है और पृथ्वी एक बड़े विस्फोट से बच जाती है। इसी कारण ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। मैग्मा इसके बाद जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है तो जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर जब उच्च दाब होता है तो क्या होता है, बाहर आने के बाद क्या होता है। जैसा कि बोर्ड में लिखा गया है ज्वालामुखी वोल्केनो। हमने ज्वालामुखी का परिचय ले लिए हैं। अब देखेंगे ज्वालामुखी के धरातल में पृथ्वी के धरातल में वह छिद्र अथवा दरार मीन्स पृथ्वी में वह छिद्र अथवा दरार जिससे होकर गर्म तरल मैग्मा चट्टानों के विखंडित टुकड़े, जो पृथ्वी के अंदर चट्टाने हैं उनके विखंडित मतलब टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, विभिन्न गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ढेर सारी गैसें, जल वाष्प आदि बाहर निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस छिद्र से या जिस रास्ते से गर्म तरल मैग्मा, चट्टानों के टूटे हुए विखंडित रूप, विभिन्न गैसें, जलवाष्प आदि जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, उस छिद्र या दरार को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। मीन्स जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है, निकलता है, उसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं। जब यह आकार बड़ा हो जाता है तब इसे काल्डेरा कहा जाता है। जैसा कि नीचे चित्र बना हुआ है, इसको ये यहाँ से ये क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होने का क्या है, ये मुख है। जब यह छिद्र छोटा रहता है तब इसे हम क्रेटर के नाम से जानते हैं, और जब उद्गार होते होते यह मुख बड़ा हो जाता है, मीन्स चौड़ा हो जाता है, तब इसे ही हम लोग काल्डेरा के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय ठोस, द्रव, गैस, जब ज्वालामुखी उद्गार होती है तो ये इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ गैस निकलेगी या सिर्फ द्रव ही निकलेगा या सिर्फ ठोस ही निकलेगा। इसमें तीनों तरह के पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। उद्गार में ठोस बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बॉम्ब कहा जाता है। मीन्स उद्गार के समय जो ठोस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे हम लोग ज्वालामुखी बॉम्ब के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है जो उद्गार में छोटे छोटे टुकड़ों को, अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़े टुकड़े थे, अब यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं। बड़े टुकड़े को बाम्ब कहा जाता है, लेकिन उद्गार में छोटे छोटे टुकड़ों को लैपली, लैपिड या टेफरा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। जो ज्वालामुखी में ठोस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उद्गारित होते हैं, उसे हम लोग बॉम्ब के नाम से जानते हैं। और जो उद्गार के समय छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं, उद्गारित होते हैं, उन्हें 3 नाम से जानते हैं। वो होते हैं लैपली, लैपिड या टेफरा नामों से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ मैग्मा रहता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जब उच्च दाब बढ़ता है, रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन होता है, तो वह जो तरल होता है वह क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर जब तक रहेगा तब तक मैग्मा कहलाएगा। यह चट्टानों का पिघला रूप रहता है। ये जो मैग्मा होता है ये चट्टानों का पिघला तरल रूप रहता है, लिक्विड रहता है। उद्गार के बाद, मतलब जब उद्गार होता है, ज्वाला निकलती है, तब इसे भूपृष्ठ पर या भूपटल पर लावा कहा जाता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से भूपृष्ठ पे आती है, तब इसे हम किस नाम से जानेंगे? लावा के नाम से जानते हैं। मीन्स जब तक ये पृथ्वी के अंदर रहेगी तब क्या कहेंगे? मैग्मा। और जब ये पृथ्वी से बाहर धरातल पे आएगी तब कहेंगे लावा। नेक्स्ट स्टेप है उद्गार के समय लावा का ताप 600 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मैग्मा जो होता है, जब ये उद्गार होता है, उस समय इसका जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वह 600 डिग्री सेल्सियस होता है। 60 से 90% जलवाष्प उद्गारित होता है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या उद्गार होता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब 60 से 90% जलवाष्प उद्गार होता है। मीन्स जलवाष्प का उद्गार सबसे अधिक होता है। जैसा कि फिगर में, यहाँ पे फिगर एक बार देख लें तो कुछ ये संरचना समझ में आएगी। फिगर के लिए ये एक फिगर की संरचना की गई है। ज्वालामुखी को हम ध्यान से देखेंगे कि जब ज्वाला पृथ्वी के अंदर से, भूगर्भ से उद्गारित होती है, तो उसके पहले कौन कौन सी संरचना किस किस नाम से जानी जाती है। जहाँ पे मैग्मा इकट्ठा रहता है, मतलब मैग्मा का विशाल रूप गुंबदाकार में इकट्ठा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायथोलिथ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ उद्गार होता है जिस स्थान पे, उसके नीचे भूगर्भ में, पृथ्वी के नीचे मैग्मा इकट्ठा रहता होगा, उसका ताप बढ़ता है। तो जहाँ पे इकट्ठा रहता है उस टोटल पूरे समूह को बायथोलिथ के नाम से जानते हैं। और ये होता है विशाल गुंबदाकार जमाव। क्या होता है कभी कभी, जैसे यहाँ से ये एक पृथ्वी है, ये मतलब पृथ्वी यहाँ से ढकी है, जब ये मैग्मा हीट होगा, ताप बढ़ेगा, रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन होगा, तब यह चट्टानों को तोड़ता हुआ पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे निकलने की कोशिश किए तो यहाँ से कुछ ज्वाला पृथ्वी को, इस चट्टानों को तोड़ता हुआ निकालने की कोशिश किया, लेकिन उद्गार होने से पहले ही ये रास्ता बंद हो गया। तो ये जो लावा यहाँ तक गया, मैग्मा गया, ये मैग्मा यहाँ पे जाके सिकुड़ जाएगा, यहीं पे जम जाएगा, जिसकी संरचना कुछ इस तरह से होगी जिसे हम लोग बांस के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कुछ ऐसा मैग्मा होता है जो पृथ्वी के उद्गार होने से पहले ही रास्ता बंद हो जाने के कारण इतने पे सिकुड़कर ये इसका जमाव हो जाता है, मीन्स उद्गार नहीं होने पाता है। तो ये संरचना ड्राइक के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से कुछ मैग्मा ऐसा है जो उद्गार होने के लिए चेष्टा तो किया, लेकिन पृथ्वी को, चट्टानों को तोड़ फोड़ नहीं पाया है कि पृथ्वी के बाहर आ सके। तो जहाँ तक गया वहीं पे इकट्ठा हो गया, वहीं पे ये जम गया, जिसे हम इस
तरह की संरचना को, इस तरह की आकृति को फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। फैकोलिथ का मतलब है फेंकना जैसा ना, कोई चीज फेंक दो तो उसकी संरचना, जैसे हम पानी फेंकते हैं बाल्टी में लेकर, तो पानी जब फेंकेंगे तो संरचना कैसी होगी, कुछ इस तरह से फेंकेंगे। तो इसी तरह से इसकी संरचना को दिख रही है फैकोलिथ। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैग्मा यहाँ से निकलने, यहाँ चट्टानों को तोड़ता हुआ निकलने की कोशिश किया, लेकिन आगे कुछ चट्टानें मजबूती से इसे ढकी हैं, इकट्ठा की हैं, तो ये आगे नहीं आ पाई, जिसका उल्टा चंद्रमाकार का ये मैग्मा आकर यहाँ जम गया, इकट्ठा हो गया। तो इस तरह की संरचना को हम लोग लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। मीन्स जब उल्टा चंद्रमा के आकार का मैग्मा जम जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, लोपोलिथ के नाम से जानते हैं। अगली संरचना है यहाँ से मैग्मा निकलने की कोशिश किया, लेकिन आगे की चट्टानों को नहीं तोड़ सकने में सक्षम नहीं था, तो यहीं पे इसका जमाव हो गया, जिस कारण इसे हम लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। कुछ मैग्मा यहाँ से चट्टानों को तोड़कर उद्गार होने की चेष्टा किया, बट आगे की चट्टानों को नहीं तोड़ सका, नहीं उभार सका, तो यहीं पे बेचारा सिमट गया, मीन्स जमाव हो गया, तो इसे हम स्टाक के नाम से जानते हैं। कुछ जैसे पृथ्वी के बाहर निकलने से पहले ही कुछ इस तरह से कमजोर चट्टान रही होगी, जो तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन आगे रास्ता ना मिल पाने के कारण या मजबूत चट्टान होने के कारण पृथ्वी के बाहर नहीं आ पाया है, इस तरह ये जम गया, जिसे हम सील के नाम से जानते हैं। जहाँ से ये ज्वाला का उद्गार होता है, मीन्स ज्वाला निकल रही है, उस वाले भाग को हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। मीन्स जहाँ से ज्वाला निकलती है उसे, उस मुख को क्रेटर कहते हैं। जब ज्वाला निकलते निकलते ये मुंह चौड़ा हो जाता है, तब इसे हम कैल्डेरा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगले टॉपिक, अगले स्टेप हम इसके बाद जस्ट बता रहे हैं। अब आगे देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। इस ज्वालामुखी के चैप्टर में कोई भी एग्जाम, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा, तो यहीं के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है। क्योंकि हम लोग वीडियो जो बनाते हैं कि किसी यूट्यूब की कॉपी नहीं की जाती, 2-3 बुक का बेहतर स्टडी किया जाता है, फिर जो उसमें से मेन कंटेंट होता है उसको स्क्रिप्ट के माध्यम से नोट्स बनाई जाती है, फिर उसके बाद आपके समझ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आप कोई भी एग्जाम में बैठे, पुनः दोहरा रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त या निंद्रित ज्वालामुखी, और थर्ड है तीसरा मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, इसे हम लोग एक्टिव वोल्केनोस नाम से जानते हैं। ऐसी ज्वालामुखी जिनका उद्गार वर्तमान समय में हो रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी होती है। मीन्स ऐसी ज्वालामुखी जिनका उद्गार कंटिन्यू होता रहता है, ऐसी ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय, एक्टिव नाम से ही पता चलता है, सक्रिय रहना, लगे रहना, तो इसका उद्गार कंटिन्यू होता ही रहता है। एग्जाम्पल, जैसे इटली में एटना ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इस स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर में प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, क्योंकि इस ज्वालामुखी से हमेशा लावा उद्गार, मतलब ज्वाला उद्गारित होती रहती है, जिस वजह से इस पूरे भूमध्य सागर में प्रकाश बना रहता है। इसलिए भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जानते हैं। विश्व में लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। पूरे विश्व में ओवरऑल वर्ल्ड में 500 लगभग सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है।
अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अधिकांश या मैक्सिमम सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं, बताएंगे प्रशांत महासागर के चारों ओर अधिकतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसे अग्निवलय या मेखला कहा जाता है। मीन्स प्रशांत महासागर के चारों ओर के भाग को या एरिया को हम लोग अग्निवलय या मेखला के नाम से जानते हैं। सेकंड है सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी। इस नाम से ही पता, सुषुप्त का मतलब है सुस्त हो जाना, निद्रित नींद में हो जाना, ओ नींद आ गई। तो ऐसे ज्वालामुखी क्या है? ऐसी ज्वालामुखी जिनका उद्गार भूतकाल में हुआ था, मतलब कभी हुआ था, किंतु वर्तमान में शांत है। मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिनका उद्गार कभी भूतकाल में हुआ था लेकिन अब शांत है, किंतु भविष्य में कभी भी उद्गार की संभावना बनी रहती है। मतलब इसका उद्गार तो कभी हुआ था लेकिन इस समय शांत है, बट ये कंफर्म नहीं है कि अब इसका उद्गार कब होगा, लेकिन संभावनाएं बनी रहती हैं कि कभी न कभी उद्गार होगा। एग्जाम्पल, जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है कि जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी। भारत का नारकोंडम कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी। मतलब कभी उद्गार हुआ है, भविष्य में उद्गार की संभावना बनी है लेकिन अभी उद्गार नहीं हो रहा है। थर्ड है मृत या शांत ज्वालामुखी। ऐसी ज्वालामुखी जिनमें कभी उद्गार हुआ है किंतु अब उद्गार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके क्रेटर में, इस मुंह में पानी भर गया है। मीन्स ऐसी ज्वालामुखी जिनका उद्गार कभी हुआ है और वह एरिया, वह मुंह इतना चौड़ा हो गया है कि वहाँ पानी इकट्ठा हो गया है, तब वहाँ से ज्वालामुखी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ऐसी ज्वालामुखी को हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यह ज्वालामुखी अब शांत हो गई है, खत्म हो गई है, मर गई है। एग्जाम्पल, जैसे ईरान का देवबंद। ईरान में देवबंद एक ज्वालामुखी है जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। म्यांमार का पोपा भी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये भी मृत या शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ मेन ज्वालामुखी कहाँ उद्गार होती हैं या उसका महत्व क्या है। अब ज्वालामुखी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ऐसा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, पूरे भारत में, ओवरऑल इंडिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो है बैरन ज्वालामुखी। ये पूरे इंडिया में एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे हमेशा उद्गार होता ही रहता है, वह है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट है विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी। पूरे विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? किलायुस। पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है किलायु ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी, मतलब विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन सी है, कहाँ पे होती है, कौन सी है सर्वाधिक सक्रिय? विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? कोटोपैक्सी। भारत में, एक मिनट, यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी, अच्छा विश्व में सर्वाधिक ऊंचा, पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वह कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? माउंट इरेबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट है पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? वह है कैमरून
पर्वत। इस तरह से ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद है, आशा है कि वीडियो आपके लिए बेहतर हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं। और न्यू वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे भूकंप। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब। थैंक यू।